हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया है, बट लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। अभी हम लोग 3 स्ट्रक्चर सेक्शंस में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेली न्यूज़ आर्टिकल्स जो एक्सप्लेन रहेगा। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स जो चल रहा है उसको थोड़ा इन डेप्थ समझने को ट्राई करेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यू एडिशन सेक्शन के बारे में। तो उस सेक्शन में क्या होगा, उन टॉपिक्स के लिए होगा ये जो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, केस स्टडीज़ के बेसिस पे या बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ताकि आप लोगों का आंसर्स और एनरिच्ड और क्रेडिबल लगे। और अंत में विल डिस्कस अबाउट न्यूज़ इन शॉर्ट। ये प्रीलिम्स के लिए क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक से। सबसे पहले बात करते हैं ऐसा अचीवमेंट की जो इंडिया को स्पेस साइंस में एक नए लेवल पे ले गया है। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन आदित्य L1 ने एक ग्लोबल ब्रेक थ्रू अचीव किया है। इस मिशन ने पहली बार विजिबल वेवलेंथ रेंज में एक कोरोनल मास इजेक्शन का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है ये करने को हासिल किया है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन अभी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को ब्रेक डाउन करके उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स का एनालिसिस करना। इस टेक्निक से साइंटिस्ट को पता चलता है किस ऑब्जेक्ट में क्या एलिमेंट है और उनका टेम्परेचर, डेंसिटी और मोशन भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोरोनल मास इजेक्शन ये क्या होता है, तो थोड़ा समझने को ट्राई करते हैं। जब सन से बड़ी मात्रा में प्लाज्मा इजेक्ट होता है उससे हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। यही कोरोनल मास इजेक्शन जब अर्थ के तरफ आता है तो सैटेलाइट सिग्नल्स, पावर ग्रिड्स और नेविगेशन सिस्टम्स सबको अफेक्ट कर सकता है। और एक पॉइंट याद रखिए आप लोग, आदित्य L1 ने इस कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी किया है अपने VELC इंस्ट्रूमेंट से। ये VELC यानी विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफ एक स्पेशल टेलीस्कोप है जो सन के कोरोना को हाई रेजोल्यूशन में देख सकता है। ये सन के ब्राइट डिस्क को ब्लॉक करता है ताकि उसके आसपास का हल्का कोरोना क्लियरली दिख सके और उस लाइट का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस भी कर सके। और ये VELC को डिज़ाइन किया है अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। इस मिशन का पोजीशन है लैग्रांज पॉइंट 1। ये लैग्रांज पॉइंट 1 एक ऐसा पोजीशन है जहां से बिना अर्थ के शैडो 24/7 सन का ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इस बार जो कोरोनल मास इजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है उसकी स्पीड थी 264 किलोमीटर पर सेकेंड, मास था 217 मिलियन टॉन्स और टेम्परेचर 1.8 मिलियन केल्विन। सोच के देखिए इतना एनर्जेटिक एक्सप्लोशन। और एक इम्पॉर्टेंट डेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये था 370 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस अभी क्या है ये भी हम लोगों को समझना है। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन थोड़ा इम्प्रूव होगा, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नियर सन कोरोनल मास इजेक्शन ऑब्जर्वेशन से एक्यूरेट मॉडल्स बन सकता है और इंडिया का स्टेटस एज ए लीडर इन सोलर फिजिक्स और ग्लोबल स्पेस रिसर्च कम्युनिटी में स्ट्रांग हो गया है अभी। इस मिशन ने इंडिया नासा के कोलैबोरेशन को भी और स्ट्रेंथन किया है। चलिए अब अगले टॉपिक देखते हैं। अगला इशू है ट्राइबल राइट्स से रिलेटेड, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और टाइगर रिजर्व्स से रिलोकेशन के इशू पर। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया गया था एक हिस्टोरिक इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए। ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लैंड्स का लीगल राइट देने के लिए। ये एक्ट कुछ की राइट्स को लीगली रिकॉग्नाइज करता है। चलिए उन्हें अभी थोड़ा सिंपल टर्म्स में हम लोग समझते हैं। पहला हो गया इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स। अगर किसी ट्राइबल ने फॉरेस्ट लैंड पर ज़मीन कल्टिवेट की तो अगर उसने अपने लाइवलीहुड के लिए ये किया है तो उसका ओनरशिप राइट उसको दिया जाता है और ये मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स तक होता है। दूसरा हो गया कम्युनिटी राइट्स। पूरी कम्युनिटी को फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज़ करने का अधिकार मिलता है। जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, आप बोल सकते हो बैम्बू, ये तेंदुपत्ता जो हो गया, हनी, ये सब ग्रेजिंग लैंड, पानी के सोर्सेज या फिशिंग एरियाज, ये सब में सारे सोर्सेज में कम्युनिटी को फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज़ करने का अधिकार मिलता है। तीसरा बोल सकते हो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स, जिसे CFR राइट्स भी कहते हैं। यहाँ लोकल कम्युनिटीज़ को अपने फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट, रीजनरेट और मैनेज करने के लिए ये राइट्स दिया जाता है सस्टेनेबल यूज़ के पर्पज़ से, ठीक है। और चौथा हो गया हैबिटेट राइट्स। ये खास तौर पर ये PVTGs जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है इनके लिए होता है, जिसके
ये यूज़ जो होता है उनके ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स और हैबिटेट्स का प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाता है इसके थ्रू, हैबिटेट राइट्स के थ्रू। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं अभी जो हम लोगों को जान लेना चाहिए। जैसे कि हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कुछ टाइम पहले स्टेट्स को डायरेक्टिव दिया कि विलेजेस को टाइगर रिजर्व से हटाया जाए ताकि वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो। इससे अभी क्या हुआ कि कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए कुछ जगह, जैसे कर्नाटका के नागरहोल नेशनल पार्क में यहाँ जहाँ एक जेनु कुरुबा ट्राइब ने अपोज किया इस डेवलपमेंट को। उन लोगों का कहना था कि फॉरेस्ट राइट ये क्लियरली कहता है कि बिना ग्राम सभा के फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म कंसेंट के कोई एविक्शन नहीं हो सकता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसे रूल्स इग्नोर किए जाते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक नया रिलोकेशन फ्रेमवर्क प्रपोज किया है जिसमें वॉलंटरी रिलोकेशन, कंपेंसेशन और मॉनिटरिंग का फोकस है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर से जुड़े एक टॉपिक। ICAR ने एक स्टडी की है जिसमें इंडिया के 620 डिस्ट्रिक्ट से 2.5 लाख से ज़्यादा सॉइल सैंपल्स एनालाइज किए गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। अब ये सॉइल सैंपल से क्या पता चल रहा है कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल गिर रहा है, मतलब सॉइल क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है इन अ वे। तो मेनली ड्यू टू व्हाट, फर्टिलाइजर इम्बैलेंस और क्लाइमेट चेंज। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा में यूरिया का ओवर यूज़ होने के कारण सॉइल को डिग्रेड कर रहा है ये। फिर कुछ जगह बिहार जैसे उसमें बैलेंस फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है तो सॉइल कंडीशंस उसमें बेटर है। और एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग भी आया है कि टेम्परेचर एलिवेशन सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन लेवल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। हाई टेम्परेचर का मतलब होता है लो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, और हाई एलिवेशन का मतलब होता है, मतलब हाई एलिवेशन से होता है आपका बेटर कार्बन रिटेंशन। राइस और पल्सेस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम्स ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्टर करता है कंपेयर टू व्हीट और कोर्स ग्रेन्स। तो ICAR का सजेशन है कि कार्बन क्रेडिट इंसेंटिव्स दी जाए उन फार्मर्स को जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यूज़ करता है, और फर्टिलाइजर पॉलिसीज़ में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाए। ये डायरेक्टली लिंक्ड है GS पेपर 3 के एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर सेक्शन से, ठीक है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो वहाँ आपके नोट्स पे। तो आप बात करते हैं एक ऐसा साइबर स्कैम की जिसका सीधा नुकसान होता है आम आदमी को, इंडियन रेलवेज़ का ब्रह्मोस सॉफ्टवेयर स्कैम। तो ये क्या हुआ, अभी कुछ ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स होते हैं, इन्होंने इलीगल टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर बनाए हैं जैसे ब्रह्मोस, टेस्ला, एवेंजर्स, डॉक्टर डूम। इनका काम था IRCTC के टिकट बुकिंग सिस्टम को बाईपास करना और अनफेयर एडवांटेज लेना। सोच के देखिए, जब आम आदमी 8 बजे सुबह उठता है, वेबसाइट खोलता है टिकट करने के लिए, तब ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बुकिंग कर चुके होते हैं सब कुछ। कैसे? पैसेंजर डिटेल्स पहले से सॉफ्टवेयर में फीड कर लिए जाते हैं, फिर OTP और ये कैप्चा जो होता है ये सब नॉर्मली सिक्योरिटी के लिए होता है, इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू सब ऑटो फिल हो जाता है और बुकिंग हो जाती है सिर्फ 10 से 15 सेकंड में बिना किसी मैनुअल एफर्ट के। फिर क्या होता है, इस टिकट जो 100 रुपीज़ स्लीपर टिकट होता है ये रीसेल किया जाता है 2000 से 4000 में। अब लोग मजबूरी में वही टिकट खरीदते हैं और रेलवे सिस्टम पर उनका ट्रस्ट टूट जाता है। इस स्कैम का रियल इम्पैक्ट क्या है, आम लोगों के लिए टिकट लेना मुश्किल हो गया है। अभी डेटा मिसयूज़ का रिस्क बढ़ गया है, इसमें ये भी देखा गया है, जैसे कि आधार और पर्सनल इन्फो का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है इसमें से। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ती है ऐसा अगर होता रहता है तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF ने एक्शन लिया है, टाउट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और रीसेल एजेंट्स को अरेस्ट किया गया। पर यह स्कैम ने एक बड़ी दिक्कत एक्सपोज की, इंडिया की साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में वल्नरेबिलिटीज़। इसलिए अब ज़रूरत है फ्रेमवर्क्स जैसे I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जैसे, इन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि रियल टाइम डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो। आप इसे GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी एथिक्स के क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो। चलिए अब एक कल्चरल टॉपिक लेते हैं जो सेक्युलरिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये हम लोग आज 5वां टॉपिक है, फूल वालों की सैर, फेस्टिवल ऑफ कम्युनल हार्मनी। ये फूल वालों की सैर एक फेस्टिवल है जो दिल्ली की मेहरौली में होता है और ये जोगमाया टेम्पल और ख्वाजा बख्तियार काकी दरगाह दोनों में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। कवालीस, पंखा ऑफरिंग्स, फूलों के चादर सब मिलके ये करते हैं हिंदू मुस्लिम। ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था मुग़ल एम्परर अकबर शाह II के ज़माने में। कहानी ये है
कि उनकी वाइफ लाल बाई, जो बाय रिलीजन हिंदू थे, उन्होंने ये मन्नत मांगी कि अगर उनके बेटा मिर्ज़ा जहांगीर एग्ज़ाइल से वापस आ गए तो वो दरगाह पे फूलों की चादर चढ़ाएगी। और जब बेटा वापस आ गया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ ने मिलकर एक फूलों का प्रोसेशन निकाला। वहीं से शुरुआत हुई फूलों वालों की सैर, एक इंटरफेथ सिंक्रेटिक फेस्टिवल जो आज भी मेहरौली में सेलिब्रेट होता है। इस फेस्टिवल को नेहरू जी ने 1962 में रिवाइव किया नेशनल इंटीग्रेशन के मैसेज के रूप में। आप इसे सेक्युलरिज्म, कल्चरल एथिक्स और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आंसर्स में साइट कर सकते हैं। अब कुछ क्विक न्यूज़ हेडलाइंस देखते हैं जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेट ज़ीरो वर्सेस नेगेटिव एमिशंस। नेट ज़ीरो का मतलब होता है जितना कार्बन एमिट हो उतना ही एब्जॉर्ब हो जाए। अभी इंडिया का टारगेट नेट ज़ीरो करने का जो टारगेट है वो 2070 तक है। भूटान और सूरीनेम जैसे कंट्रीज़ अभी से कार्बन नेगेटिव है, मतलब वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं जितना एमिट करते हैं। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया जॉइंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। ये एक ऑब्जर्वर रोल के जैसे इंडिया अभी ज्वाइन किया है। ये एक ब्राज़ील का इनिशिएटिव है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड का गोल है ये कंट्रीज़ को रिवार्ड करना होता है जो अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। $4 पर हेक्टर दिया जाएगा अगर डिफॉरेस्टेशन रेट 0.5% से कम हो। इंडिया ने अभी ऑब्जर्वर स्टेटस ज्वाइन किया है, ठीक है। और तीसरा जो एक शॉर्ट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट रिसिन। दिस रिसिन वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ एज अ बायोलॉजिकल थ्रेट। अभी गुजरात ATS ने एक टेरर प्लॉट बस्ट किया जिसमें रिसिन पॉइजन यूज़ होने वाला था। रिसिन कैस्टर बीन प्लांट से निकाला जाता है और कैटेगरी B बायोलॉजिकल वेपन है। इसका कोई एंटीडोट नहीं होता और ये फैटल हो सकता है इवन इन स्मॉल क्वांटिटी। इसे 1978 में जॉर्जी मार्कोव का असैसिनेशन भी हुआ था। तो UPSC प्रीलिम्स में साइंस सिक्योरिटी इंटरफेस पर क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसको याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।